हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है हिंदी सिनेमा और हिंदी की दुनिया, सांस्कृतिक संवाद और संप्रेषण। तो आज हम आपके इस चैप्टर को पूरी तरह कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। देखो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आपको कैसे समझना है, सारी चीज़ें कैसे लर्न करनी है, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, सारी बातें की जाएंगी, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ समझाया जाएगा। बस वही है कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। बस आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, ये बेसिकली डिपेंड है हिंदी सिनेमा के ऊपर और हिंदी भाषा के ऊपर। मतलब कहने का ये है कि किस तरह से सिनेमा में हिंदी भाषा का प्रयोग होता रहा है या हिंदी की फिल्में बनती रही हैं। तो मेनली यहाँ पर हम हिंदी सिनेमा की बात कर रहे हैं, जिसे हम बॉलीवुड भी कह देते हैं। तो यही है कुल मिलाकर इस चैप्टर में। और इस चैप्टर की बात करें तो इससे लगभग 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। कई बार शॉर्ट नोट के रूप में बन जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा और हिंदी भाषा का संबंध बताइए, या जो हिंदी गीत हैं उसमें, मतलब जो सिनेमा में जो हिंदी गीत हैं उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग कैसा है। तो कई तरह से क्वेश्चन बनता है। बस आप सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर हिंदी सिनेमा और हिंदी भाषा का संबंध। तो इस वाले टॉपिक में हम मेनली देखेंगे कि हिंदी सिनेमा और हिंदी भाषा का संबंध कैसा रहा है। मनुष्य ने जब पहली बार बोलने की कोशिश की होगी तब उसने आत्म प्रसार करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया होगा। सिनेमा ने मनुष्य की आकांक्षाओं को पंख लगाए। हिंदी सिनेमा ने जनता की भावनाओं को उकेरने का काम बखूबी किया। जिस समय भारत की में सिनेमा की शुरुआत हुई उस समय अंग्रेज भारत में आ चुके थे। मतलब कहने का यह है कि अंग्रेज़ों के टाइम पर ही भारत में सिनेमा की शुरुआत भी हुई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं थोड़ा रीडिंग करता हूँ, बहुत लॉन्ग नोट्स बन रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सारी जानकारी दी जाए, ठीक है। सिर्फ अगर मैं बोल दूंगा, समझा दूंगा हल्का हल्का, तो हो सकता है आप ज़्यादा ना लिख कर आएँ। लेकिन अगर मैं नोट्स के साथ आपको समझाऊंगा सारे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप लिख सकते हैं, आपके पास मटेरियल ज़्यादा होगा। तो अब डायरेक्टली स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें मनुष्य की, तो हिंदी सिनेमा ने मनुष्य की भावनाओं को सामने लाने में एक अच्छा काम किया है। मनुष्य की भाषा को और ज़्यादा सुगम बनाने का प्रयास किया है। भारत में भाषा के केंद्र में हिंदी थी और अंग्रेज तथा अंग्रेजी उनकी भाषा और संस्कृति पर हमले के रूप में देखी जाती थी। हिंदी भारत की भाषा ही नहीं, संस्कृति का प्रतीक बनकर भी उभर रही थी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में भाषाओं के केंद्र की, तो हिंदी सभी भाषाओं का केंद्र थी। अगर सिंपल सी भारत की एक भाषा का नाम लिया जाता तो उसमें हिंदी का सबसे पहले नाम आता था। ठीक है, आज तो है ही नाम, लेकिन फिर भी उस समय बात हो रही है अंग्रेज़ों के टाइम की। तो उस समय हिंदी भाषा भारतीय भारतीय भाषाओं का केंद्र थी। और हिंदी को अंग्रेजी भाषा के विरोध में देखा जाता था। अंग्रेजी संस्कृति के विरोध में भी हिंदी को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता था। और ये जो हिंदी भाषा थी, वो ना केवल भारत के लिए एक भाषा थी, एक लैंग्वेज थी, बल्कि ये भारत की संस्कृति का भी प्रतीक थी। भारतेंदु ने निज भाषा उन्नति अहे, मतलब जो खुद की भाषा है उसी से उन्नति होती है, ऐसा एक महान जो कवि थे, बड़े कवि भारतेंदु, इन्होंने कहा। हिंदी भाषा को संस्कृति और समाज का प्रतीक माना। बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर केरल, तमिलनाडु तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सिनेमा ने भी आम आदमी के मन की बात को समझकर राष्ट्रभाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। 1913 में भारत में सिनेमा का आगमन हुआ और 1931 में आदिल आदिल शेर, यहाँ पे आदिल शेर होगा, यहाँ पे रा की एक छोटी सी मात्रा आई है ऊपर। आदिल शेर ईरानी ने आला मारा फिल्म का निर्देशन किया। मराठी भाषी धुंधीराज फाल्के ने हिंदी सिनेमा की शुरुआत की और आदिल आदिल शेर ईरानी ने पहली सवाक यानी कि बोलती हुई फिल्म बनाई। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बात की हिंदी भाषा के महत्व की, कि उस समय जब भारत मतलब अंग्रेज़ों का गुलाम था, जिस समय भारत में सिनेमा आया था, उस समय की स्थिति की बात की जाए तो सभी भाषाओं में हिंदी भाषा भारत की केंद्रीय भाषा थी। और ये भारत की संस्कृति वगैरह का भी प्रतीक थी। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ज़ोर शोरों से काम चल रहा था। तो उस समय हिंदी को ही सिनेमा की भाषा भी बनाया गया। वैसे यहाँ तक अभी हमने सामान्य बातें की हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपको रटना है। यहाँ तक सामान्य बातें, जितनी बातें आपको समझ में आ रही हैं उतना आप लिख कर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं कि आपको हर एक लाइन रटनी है, ऐसा कुछ नहीं है।
वैसे तो भारत की अन्य भाषाओं में भी सिनेमा की शुरुआत लगभग उसी समय हुई जब हिंदी फिल्में बनना शुरू हुई थी, पर हिंदी फिल्मों का परिदृश्य जितना विशाल था उतना अन्य भाषा में बने सिनेमा का नहीं हो सका। हिंदी फिल्में विस्तृत परिदृश्य को केंद्र में रख कर काम कर रही थी, जबकि पुंडलिक या मराठी, विगत कुमारण, तमिल जैसी फिल्मों का विस्तार सीमित था। कुछ फिल्में हैं जैसे कि मराठी फिल्म का नाम एग्जाम्पल, तमिल फिल्म का एग्जाम्पल है, तो इनका जो विस्तार था वो सीमित था। कहने का मतलब है कि सिनेमा का जब हम बात करते हैं भारतीय सिनेमा की, तो भारतीय सिनेमा ने हिंदी भाषा को प्रमुख रूप से अपनाया और जितनी भी प्रमुख फिल्में आ रही थी वो हिंदी भाषा में ही आ रही थी, और दूसरी जो भाषाएं थी उन फिल्मों का, दूसरी भाषाओं की फिल्मों का विस्तार कुछ खास नहीं हो रहा था। हिंदी भाषा इस काल में भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हिंदी सिनेमा हालांकि मुंबई में स्थित था, पर हिंदी भाषा को महाराष्ट्र में लगातार प्रोत्साहन मिला। हिंदी को मात्र प्रोत्साहन ही नहीं मिला, बल्कि हिंदी के प्रसार में सिनेमा ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाई। हिंदी भाषा का सिनेमा आज इतना विस्तृत हो गया है कि इसे मात्र हिंदी भाषा का सिनेमा ना कहकर बॉलीवुड सिनेमा कहा जाता है। यह सिनेमा प्रादेशिक सिनेमा ना होकर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पर बात को समझिए। ये जो काल था, ये जो आज़ादी, ये 19वीं शताब्दी के बाद का ये जो काल था, जिस टाइम पर हिंदी फिल्में बनाना शुरू की गई, सिनेमा भारत में स्थापित हुआ, तो उस टाइम हिंदी को प्रमुख रूप से सिनेमा की भाषा बनाया गया। अब जो सिनेमा था, जो फिल्म इंडस्ट्री थी, वो मुंबई में स्थित थी, लेकिन फिर भी, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है, लेकिन फिर भी मुंबई में स्थित होने के बावजूद भी हिंदी भाषा को ज़्यादा प्रमुखता या प्रोत्साहन दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र की भाषा तो मराठी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंदी भाषा को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा था। और हिंदी भाषा, ये जो सिनेमा था हिंदी भाषा के ऊपर आधारित, इसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और हिंदी को प्रोत्साहन इससे मिला। दोस्तों, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की और भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, तो इसे एक शब्द में ही कह दिया जाता है, बॉलीवुड ही कह दिया जाता है, बॉलीवुड सिनेमा। अब विदेश में कोई व्यक्ति बैठा है और वो सुनता है बॉलीवुड सिनेमा, वो सुनता है कि कोई बॉलीवुड मूवी आई है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई हिंदी मूवी आई है। मतलब ये है कि जो बॉलीवुड है वो हिंदी फिल्मों को ही दर्शाता है, वो हिंदी भाषा पर आधारित फिल्म को ही दर्शाता है ये नाम। तो कितना गहरा जुड़ाव है हिंदी भाषा और सिनेमा के बीच में। साथ में यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये भारत का ये जो बॉलीवुड सिनेमा है, ये सिर्फ प्रादेशिक सिनेमा नहीं है, ये पूरे भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करता है। सिंपल सी बात है, भारत को हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, भारत में जो सिनेमा है उसको हम बॉलीवुड के नाम से, अगर बाहर हैं हम देश के, तो बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। बॉलीवुड काफ़ी फेमस है। अगर दूसरे कंपैरिजन अगर हम करें, जो अभी टॉलीवुड फिल्में आ रही हैं, जो भारत में जो दक्षिण भारत से संबंधित जो फिल्में आ रही हैं, ये अभी धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, तो आगे ये ग्रो होंगी, लेकिन फिर भी बॉलीवुड सिनेमा का जो है वो पूरे भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करता है। अब बॉलीवुड सिनेमा कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा के ऊपर आधारित सिनेमा। ठीक है, हिंदी सिनेमा ने भारतीय समाज की भावनाओं को संप्रेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नायक नायिका हमेशा भारतीय मन के प्रतीक बनकर उभरे। संवादों से, यानी कि कम्युनिकेशन, डायलॉग से लेकर गीतों तक ने हमारी इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त किया और आज भी कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो हिंदी सिनेमा है उसने भारतीय भावनाओं को उजागर करने में या भारतीय भाषाओं को, भारतीय समाज को संप्रेषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय लोगों की जो भावनाएं हैं भारतीय समाज में, उसको व्यक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ तक अभी हमने ये सामान्य बातें समझी हिंदी सिनेमा और हिंदी भाषा के संबंध में। ये सामान्य बातें ही हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी है, याद करनी है। इसे हम बना कर भी काफ़ी अच्छे से लिख देंगे, अगर आप एक बार दो बार वीडियो देख लेंगे तो बहुत होगा। पंख होते तो उड़ आती रे, ले से लेकर परदेसिया ये सच है पिया को गुनगुनाकर भारतीय मन ने खुद को नायक नायिका के रूप में महसूस किया है।
बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना से लेकर मेरे पास माँ है, जैसे कि मेरे पास माँ का डायलॉग आपने सुना होगा कि मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास माँ है। के रूप में सुप्रसिद्ध संवाद आज भी लोगों की जुबान पर मौजूद हैं। भाषा का यह रूप इतना सरल और सर्वग्राह्य है कि मतलब ग्रहण करने योग्य है कि भाषा के देशकाल के बंधन से परे इन गीतों और संवादों को सुना और समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी सिनेमा में, यानी कि जो बॉलीवुड वगैरह है, तो यहाँ पर सिनेमा में, फिल्म वगैरह में हिंदी भाषा का बहुत ही सरल रूप अपनाया गया है, जो बहुत ही आसानी से कई लोग, अलग अलग जो भाषा के लोग हैं भारत में, वो भी बहुत आसानी से उन फिल्मों के डायलॉग आज भी, मतलब आसानी से डायलॉग वगैरह बोल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे डायलॉग या बहुत सारे ऐसे संवाद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और आम तौर पर बोले जाते हैं। तो ये सामान्य बातें थी, कुछ खास नहीं है इसमें, ये सामान्य बातें थी, आपने पढ़ लिया इसको। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि देखो, जो सिनेमा है उसकी हिंदी भी लगातार बदलती रही है। आज की हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्मों ने अपनी भाषा अपने आसपास के समाज से ही निर्मित की है, इसलिए समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें देखा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो आज की जो, मतलब अगर हम बात करें सिनेमा में हिंदी भाषा की, अगर हम बात करें तो ये लगातार बदलती रहती है या बदलती रही है। पहले की बात करें तो पहले के मुकाबले आज अगर हम देखते हैं तो आज की फ़िल्मों में हम देख सकते हैं कि हिंदी के साथ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश का भी काफ़ी प्रयोग हम फ़िल्मों में देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये जो फ़िल्में हैं, ये जो सिनेमा है भारत का, इसमें हिंदी भाषा के साथ ही जो स्थानीय भाषा है उसके शब्द भी इसमें शामिल होते हैं। स्थानीय जो भाषा है या स्थानीय भाषा के कुछ शब्द वगैरह हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें देखा जा सकता है। हिंदी भाषी फिल्में क्योंकि भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए सांस्कृतिक स्तर पर विविध त्योहारों को इसमें दिखाया जाता है। मतलब हिंदी भाषा की अगर हम फिल्मों की बात करें तो हिंदी भाषा की फिल्में पूरे भारत का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बस उत्तर भारत को ही दर्शाएं या जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, सिर्फ इसी को दर्शाए, बल्कि यहाँ तक कि जो दूसरे स्टेट है वहाँ का भी कोई त्यौहार है तो उसको भी इसमें दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, जहाँ रक्षाबंधन की दृढ़ता को दर्शाता है, वहीं कर चले हम विदा जान ओ तन साथियों मन में शहीदों के प्रति नतमस्तक होने का भाव भर देता है। मतलब अगर ये गाना चलेगा देश में तो सभी लोग शहीदों को याद करेंगे, देश के प्रति फिदा होने का मतलब देश के प्रति नतमस्तक होने का भाव लोगों के मन में आ जाएगा। तो इस तरह ये हिंदी सिनेमा हिंदी भाषी होने के बावजूद पूरे भारत की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है या पूरे भारत के त्योहारों वगैरह को भी दर्शाती है। हिंदी सिनेमा और हिंदी भाषा का संबंध संप्रेषण और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर रहा है। हिंदी गानों के आधार पर इसे समझा जा सकता है। बॉलीवुड ने हर त्योहार और सांस्कृतिक अवसर के लिए सहज हिंदी गीतों की रचना की है। पति के दूर होने पर मेरे पिया गए रंगून से शुरू हुआ, तेरी दो टकियों दी नौकरी से गुजरते हुए जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला से होते हुए चार दिना दा प्यार ओए रब्बा के रूप में विस्तार पाता है। इन गीतों में मूल रूप में हिंदी के साथ सभी भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हिंदी सिनेमा में अगर हम देखें तो कई सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनके शब्दों को भी हम देख सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप में हम देखें तो यहाँ पे देखो, तेरी दो टकियों दी नौकरी। अब ये जो टका है ये अलग वर्ड है, अलग भाषा का वर्ड है, हिंदी भाषा का नहीं है ये, ठीक है। नौकरी हिंदी है, ओए रब्बा रब्बा वगैरह पंजाबी लैंग्वेज में आ जाता है। तो ये अलग अलग जो भाषाएं भारत की, उनके शब्द भी हम इनमें देख सकते हैं हिंदी सिनेमा में। दीपावली के अवसर पर बचपन में दीपावली मनाए सुहानी गीत अक्सर चारों ओर सुनाई देता था। जय संतोषी माँ फिल्म का गीत मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की भजन के रूप में आज भी लोकप्रिय है। शादी विवाह में मेहंदी के अवसर पर मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना जैसे से लेकर फिल्म नदिया के पार का जब तक पूरे ना हो फेरे सात गीत मन में उमंग भर देता है। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, मदर इंडिया ये जो फिल्म थी उसका ये सॉन्ग है। तो उस गीत में आज भी
विदाई गीत के रूप में आंखों में पानी ला देता है। कहने का मतलब है कि हिंदी सिनेमा में ऐसे ऐसे डायलॉग का प्रयोग किया गया, हिंदी भाषा के ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बहुत सारे भारतीयों के मन पर, जो डायलॉग आज भी, जो गीत आज भी मन पर राज करते हैं, उनके मन में बैठे हुए हैं। फिल्मी गीत संगीत हमारे 30 त्योहारों का एक ज़रूरी हिस्सा बना रहा है। फिल्मी भजनों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। सामान्य वर्ग की जुबान में गाए गए ये गीत अपने दृश्यात्मक रूप में जिस सांस्कृतिक छवि का निर्माण करते हैं, उसका पूरा स्वरूप जन मन से आगत हो जाता है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में जिस तरह पंजाब की संस्कृति के साथ करवा चौथ के व्रत की कथा को जोड़ दिया गया, नायक नायिका के संबंध को उस व्रत के साथ जोड़कर एक रोमांटिक अंदाज में प्रस्तुत किया गया, उससे देश के अन्य भागों में भी करवा चौथ को पहचाना जाने लगा। मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग सिनेमा में इस तरह से हुआ कि कुछ ऐसे 30 त्यौहार भी थे जो किसी एक स्टेट में मनाए जाते थे, जैसे कि पंजाब में करवा चौथ मनाया जाता था, तो वो पूरे भारत में फैला, मतलब और ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये सिनेमा और हिंदी भाषा के संबंधों के परिणाम स्वरूप ही हुआ। यहाँ पे आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि कई सारी फ़िल्मों के यहाँ पे नाम आ रहे हैं, फ़िल्मों के गाने आ रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ हमें एग्ज़ाम में लिख कर आना है? ये आप सारे नहीं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। जब आप लिखने बैठोगे तो कुछ एग्ज़ाम्पल के रूप में आप वहाँ पर डाल सकते हो कि इस फ़िल्म का ये जो गाना है, लोग आज भी इसको पसंद करते हैं। हिंदी भाषा का इस तरह से प्रयोग किया गया है सिनेमा में कि लोग आज भी, लोगों के दिलों पर ये डायलॉग राज करता है, या ये जो गाना है लोग आज भी गाते हैं। तो ऐसे आप अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर बस मतलब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि आप लोगों को सारी बातें मैं यहाँ पे पढ़ा दूँ, जो भी आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है, ठीक है। सारी चीज़ मैं आपको अगर बता दूंगा, तो अगर मैं मान लो 100% आपको पूरा पढ़ा दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी, तो आप एग्ज़ाम में इतना आपके पास मटेरियल होगा कि आप बनाकर काफ़ी अच्छे से अपना आंसर कर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ इसीलिए सारी चीज़ों को ऐड किया गया। कोशिश होती कि इन सब चीज़ों को स्किप भी कर सकता था मैं, हटा ही देता नोट से, लेकिन नोट से हटाने का मतलब फिर बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती। ये टॉपिक था जिसको बिना मतलब अगर इसमें से मैं कुछ भी स्किप कर देता इस टॉपिक में से, अगर मैं कुछ भी एक नोट को स्किप कर दूँ, हटा दूँ, आपके लिए छोटा वीडियो बनाने के चक्कर में, आपके लिए मतलब ज़्यादा पॉपुलर होने के लिए मैं छोटी वीडियो बनाऊँ कि छोटी वीडियो ज़्यादा चलेगी, तो इससे आपका नुकसान ही होता। उसमें मैं समझा कम पाता और सारी चीज़ें कवर भी नहीं होती और आप ज़्यादा लिख भी नहीं पाते। तो यही बस थोड़ा सा समझाया मैंने आपको, हो सकता है आप लोग थोड़ा गलत अनुभव कर रहे हों, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समझाया। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी में हम बात करें तो इस त्यौहार की सादगी को एक आलीशान भव्यता में बदलने का श्रेय राजश्री प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन हाउस है, जो फिल्म वगैरह निर्माता हैं, यशराज बैनर को दिया जा सकता है। इतनी शक्ति हमें देना फिल्म अंकुश के गीत को प्रार्थना गीत के रूप में विद्यालयों में गाया जाता रहा है। तो आरंभिक फिल्मों में जहां सादगी भरी अदायगी और सादगी भरा प्रेम प्रदर्शन था, समय के साथ वह खुलेपन में बदलता चला गया। मॉडर्निटी आती गई, खुलापन आया। भारतीय समाज में भी उसी गति से समाज में सादगी की जगह उन्मुक्त प्रदर्शन और खुलेपन ने ले ली। भारतीय दर्शक हिंदी फिल्मों को अपने जीवन में जीने की कोशिश करता रहा है और उसके भाषाई अंदाज और सांस्कृतिक पहनावे को अपनाता रहा है। हिंदी भाषा ने भी अपना रूप इन फिल्मों में बदला है। तो समय के अनुसार समाज में बदलाव आया है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि समय के अनुसार हम देख रहे हैं कि भारत में इंग्लिश के साथ हिंदी को बोलने का चलन काफ़ी बढ़ गया है। स्पेशली जो हायर क्लास है, वो ज़्यादातर हिंदी की जगह इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर कर रही है, इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो उसी तरह हम उसका स्वरूप हम फिल्मों में भी देखते हैं कि इंग्लिश शब्द का हिंदी के डायलॉग के साथ प्रयोग किया जाता है बढ़ चढ़ कर। तो समाज में परिवर्तन आ रहा है, पहनावे में परिवर्तन आ रहा है, उसी तरह फिल्मों में भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये सामान्य बातें थी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके साथ एक टॉपिक है यहाँ पर, फिल्मों की शुरुआत और हिंदी भाषा का रूप। फिल्मों की शुरुआत और हिंदी भाषा का रूप ये क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हिंदी फिल्मों की शुरुआत एक आश्चर्य की तरह हुई। लोगों के लिए यह एक आश्चर्य ही था कि वे चलती फिरती रेलगाड़ी को सामने स्क्रीन पर देख सकें। ट्रेन को देखकर जहां लोगों को आश्चर्य हुआ, वहीं उनकी उम्मीदें भी बढ़ गईं। इन्हीं उम्मीदों के परिणाम स्वरूप वे फिल्में बनी जिनका निर्माण पहले मूक यानी कि बिना बोलती फिल्म
और बोलती फिल्मों के रूप में हुआ। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्मों की शुरुआत की, एक टॉपिक है यहाँ पर जिसमें आपको पढ़ना है कि फिल्मों की शुरुआत किस तरह से भारत में हुई और हिंदी भाषा का रूप किस तरह से उस टाइम पर, जब फिल्मों की शुरुआत हुई तो उस टाइम पर किस तरह से हिंदी भाषा का प्रयोग फिल्मों में किया गया। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जो फिल्मों की शुरुआत हुई वो सबसे बड़ा आश्चर्य थी भारतीय लोगों के लिए। सिंपल सी बात है कि भारतीय जो समाज था उस टाइम पर, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो ग्रामीण समाज था, उसके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि हम चलती हुई कुछ चीज़ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो हुई कहीं और है, कहीं और की घटना है, कहीं रिकॉर्ड की गई है अलग तरीके से, और हम उसे देख रहे हैं। तो पहले रिकॉर्ड की गई चीज़ें हम देख रहे हैं, तो बहुत अजीब था ये, तो बहुत आश्चर्य की चीज़ थी। और ये जो फिल्में थी वो मूक फिल्में पहले और फिर बोलती फिल्मों के रूप में सामने आई। पहली फिल्म मूक फिल्म थी, परंतु दर्शकों ने उसे भी खुले मन से स्वीकार कर लिया। सवाक मतलब बोलती हुई फिल्मों ने भी हिंदी भाषा को विस्तार देने में बड़ी भूमिका निभाई। भाषा के नज़रिए से देखें तो यह समय भाषा के विकास का समय था। साहित्यकारों ने भाषा के विकास को मनुष्य की उन्नति से जोड़कर देखा। फिल्मकारों ने भी हिंदी भाषा में फिल्म बनाने में अपना लाभ देखा, क्योंकि जनता के बीच यह भाषा सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं थी बल्कि समाज और संस्कृति की वाहक भी थी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्मों की, तो जब भारत में फिल्मों की शुरुआत हुई तो मूक फिल्म के रूप में फिल्मों की शुरुआत हुई थी, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। ऐसा नहीं कि पसंद नहीं किया, इसे भी पसंद किया था। लेकिन जब बोलती हुई फिल्में आई तो उसने काफ़ी तेज़ी से हिंदी भाषा को विस्तार करने में हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये वही दौर चल रहा था जब हिंदी भाषा को बढ़ाने की बात की जा रही थी, पूरे भारत में फैलाने की बात की जा रही थी, ताकि राष्ट्रीय एकता भी स्थापित हो सके। लेकिन क्योंकि हिंदी भाषा उस समय काफ़ी अहमियत रखती थी, और हिंदी भाषा सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्मकारों के लिए फ़ायदेमंद थी। ज़्यादा लोग थे हिंदी भाषा के, मतलब ज़्यादा लोग थे जो फिल्म को देख सकते थे। तो इसीलिए जो फिल्मकार थे उन्होंने भी हिंदी भाषा में फ़िल्म बनाने को वरीयता दी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इसमें लाभ दिखा। यहाँ पर एक बात की जाएगा, जो शुरुआती फिल्म थी आलम आरा, उसकी बात की जाए तो उसकी भाषा पूरी तरह हिंदी नहीं थी, वो हिंदुस्तानी भाषा थी, उसमें उर्दू शब्द भी शामिल थे। इस काल में बनने वाली फिल्मों में कई फिल्में मूक ही रही, पर इन मूक फिल्मों के आसपास भी फिल्मी पर्दे के पास नायक यानी कि हीरो के संवाद बोलने वाले लोग रहा करते थे, जो दर्शकों को फिल्म में भाषा का आभास करते थे। कहने का मतलब है, जो गूंगी फिल्में हम जिसे कहते हैं, मूक फिल्में जो थी वो पूरी तरह मूक नहीं थी। हालांकि हमें फिल्म में मूक दिखाई देता था, मतलब कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, लेकिन साइड में लोग होते थे जो हीरो या हीरोइन के डायलॉग को समझाने का प्रयास करते थे, फिल्म को थोड़ा समझाने का प्रयास करते थे बोलकर। संगीत मंडली भी गीत गाकर, अब संगीत भी होता था मूक फिल्म में, तो वो गीत गाकर भी बीच में दर्शकों का मनोरंजन किया करती थी और समझाती भी थी दर्शकों को कि क्या चल रहा है फिल्म में। एक तरह से मूक फिल्में भी उतनी बेआवाज़ नहीं थी। इन फिल्मों में उप टाइटल्स भी 4 भाषाओं में हुआ करते थे। उप टाइटल्स भी हुआ करते थे, लिखा हुआ भी हुआ करता था, सब टाइटल्स। पर जो फिल्में आवाज़ के साथ बनना शुरू हुई उनमें हिंदी को ही क्यों चुना गया, यह एक सवाल हो सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि हिंदी भाषा को ही फिल्म की आवाज़ के रूप में क्यों चुना गया। जब आवाज़ वाली फिल्में बननी शुरू हुई तो हिंदी भाषा को ही क्यों चुना गया। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बताया था कि लाभ ज़्यादा दिखा ना फिल्मकारों ने, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। और हिंदी का सवाल केवल राष्ट्र और राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल नहीं था, बल्कि मुनाफे का भी सवाल था। हिंदी में बनी फिल्मों का बाजार इतना बड़ा था कि इस भाषा में फिल्म बनाने से दर्शकों की भीड़ जुटने के पूरे आसार नजर आ रहे थे, और हुआ भी यही। हिंदी फिल्मों के दर्शकों की बढ़ती तादाद ने इस बात को प्रमाणित भी किया। हिंदी का इस्तेमाल फिल्मी बाजार के लिए लाभदायक सौदा साबित हुआ। हिंदी पट्टी यानी कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी भाषा का जो समाज है का दर्शक आज भी फिल्मों का बड़ा बाजार निर्मित करता है। इसीलिए आज भी भले ही नायक नायिका हिंदी बोलने में किसी भी साक्षात्कार या इंटरव्यू में सहज महसूस नहीं करते, रोमन में लिखी हुई पटकथा को पढ़ते हैं, पर फिल्म में हिंदी में ही संवाद करते हैं पूरे इमोशन के साथ। तो यहाँ पर बात को समझो, हिंदी ही भाषा को फिल्म की भाषा के रूप में क्यों चुना गया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि फिल्म निर्माताओं को सबसे ज़्यादा लाभ था हिंदी की फिल्में बनाने में, क्योंकि हिंदी के जो दर्शक थे उनकी संख्या, उनकी तादाद ज़्यादा थी और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था।
इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत लोग कभी कभी हम ये भी सोच लेते हैं कि हिंदी भाषा को फैलाने के लिए सिनेमा ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ था वो लाभ ही था। ऐसा नहीं कि दूसरी भाषा को दबाने का प्रयास था या दूसरा अपनी भाषा हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास था, ऐसा कुछ नहीं। मेन जो कॉन्सेप्ट था हिंदी भाषा को फिल्मों के रूप में चूज़ करने का, वो सबसे बड़ा था कि लाभ। हिंदी भाषा में फ़िल्म बनाने से ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक देखने आएँगे फ़िल्म को, देखेंगे फ़िल्म को। और आज भी ऐसा होता है, जो बड़े जितने भी भाई हीरो हीरोइन हैं मैक्सिमम जो हैं वो बड़ी क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। जो पहले हीरो हीरोइन थे आज जो उन्हीं के बेटे बेटियाँ हीरो हीरोइन बन रहे हैं, तो वो हायर क्लास से हैं, अमीर वर्ग से आते हैं वो लोग। और एक उनकी जो एजुकेशन है वो पूरी की पूरी इंग्लिश में हुई है। लेकिन फिर भी जब वो इंग्लिश मतलब जब वो फ़िल्म बनाते हैं तो वो फ़िल्म में हिंदी डायलॉग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिंदी का महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है, लोग पसंद करते हैं, ठीक है? तो आज भी पूरे इमोशन के साथ हीरो हीरोइन को हिंदी बोलनी पड़ती है। बहुत सारी हीरोइन हैं जो दूसरे देश से हैं या जो पूरी तरह इंग्लिश ही हैं, मतलब हम भारत की हैं भी नहीं, तो वो हिंदी भाषा का प्रयोग करती हैं। क्यों? क्योंकि अहमियत ज़्यादा है। हिंदी की स्थिति आज की हिंदी फ़िल्मों में भी बहुत अच्छी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं है, कही जा सकती। पर इससे पहले बिल्कुल शुरुआती दौर में चलते हैं, जिस समय हिंदी में फ़िल्में बनना शुरू हुई, उस समय पारसी नाटकों का दौर था। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पे एक नोट में आपको पढ़ाया कि हिंदी की स्थिति आज की हिंदी फ़िल्मों में बहुत अच्छी नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी का महत्व कम है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि हिंदी की स्थिति का मतलब है ऐसा नहीं है कि हम फ़िल्में देखते हैं तो उसमें पूरी ग्रामर के अकॉर्डिंग हिंदी बोली जाती है, बिल्कुल अच्छी एक आदर्शनुमा हिंदी बोली जाती है। कई बार जो दूसरी भाषा के शब्द हैं वो भी हिंदी के बोल दिए जाते हैं फ़िल्मों में। तो यहाँ पे यही है मतलब कि हिंदी भाषा की स्थिति ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना ही बहुत ज़्यादा बुरी। मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हिंदी भाषा को एक बहुत ज़्यादा आदर्श रूप में बोला जाए या बहुत ज़्यादा टूटी-फूटी हिंदी बोली जाए। मिली-जुली रूप में बोली जाती है ताकि लोगों को मनोरंजन हो उस तरह से। शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में किस तरह की हिंदी फ़िल्मों में थी, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। जिस समय हिंदी में फ़िल्में बनना शुरू हुई उस समय पारसी नाटकों का दौर था। पारसी कौन थे? तो देखो जो ईरान है, ईरान का जो ईरान में ही पारसी धर्म का जन्म हुआ था और उसी से संबंधित कुछ संस्कृति वगैरह इसमें मिली हुई है, बहुत प्राचीन समय का है ये। तो पारसी नाटकों का दौर था। पारसी नाटकों की भाषा जो थी अतिरंजा से भरी हुई थी और उर्दू से मिलती-जुलती थी। आप सिंपल सी बात को समझिए कि जो पारसी नाटक वगैरह बन रहे थे उसमें उर्दू भाषा थी। 1874 से पारसी नाटकों का दौर शुरू हुआ और लगभग 1940 तक चलता रहा। ठीक है, 1874 से शुरू हुआ पारसी पहले छोटे-छोटे नाटकों के रूप में दौर शुरू हुआ था, फिर आगे धीरे-धीरे पूरी तरह सिनेमा स्थापित हुआ। तो पारसी नाटकों का दौर ज़्यादा था, ठीक है? फिर 1940 तक ये चलता रहा। फिर इसके बाद भी छिटपुट रूप में यह नाट्य शैली चलती रही। पारसी नाटकों में मंच पर गीत और नृत्य भी बहुत अधिक प्रचलित थे। ऐसे में फ़िल्मों में भी गीत नृत्य के साथ उर्दू से मिली-जुली हिंदी को ही फ़िल्मों में जगह दी गई। अब शुरुआत से यहाँ पर बात की जा रही है, तो शुरुआत में अगर हम बात करें, आगे थोड़ा बात करते हैं। फ़िल्मों में हिंदी के दोनों ही रूप प्रचलित थे, एक तरफ उर्दूनुमा हिंदी और दूसरी तरफ सामान्य जन के बीच प्रचलित हिंदी। दोनों ही रूप फ़िल्मों में लोकप्रिय हो रहे थे। देखो शुरुआत की जब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग की जब हम बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में बात करें तो हिंदी में जो मतलब नाटक वगैरह जो हो रहे थे, पारसी नाटक ज़्यादा हो रहे थे और धीरे-धीरे ये जो सिनेमा में पारसी नाटक ही ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, 1940 तक ये चलता रहा। पारसी नाटकों की ये खूबी थी कि इसमें उर्दू भाषा थी काफ़ी और इसमें नृत्य भी होते थे, गीत भी हुआ करते थे। ये जो पारसी नाटक हुआ करते थे उसमें डांस वगैरह होता था, गाना भी होता था और फिर आगे चलकर जब फ़िल्में बनी और फ़िल्मों में भी इस रूप को अपनाया गया, गीत और नृत्य अपनाए गए, साथ में उर्दू भाषा का भी प्रयोग हिंदी के साथ मिले-जुले रूप में फ़िल्मों में किया गया। तो उस समय जब शुरुआत हुई तो नॉर्मली यही है कि फ़िल्मों में हिंदी के दोनों ही रूप प्रचलित थे, मतलब उर्दू के साथ मिली-जुली हिंदी भी बोली जाती थी और सामान्य जो भाषा थी लोगों की, हिंदी भाषा जो सामान्य रूप में हिंदी बोलते थे, वो भी फ़िल्मों में बोली जाती थी। तो यहाँ पे हमने ये वाला टॉपिक भी कवर कर लिया कि फ़िल्मों की शुरुआत और हिंदी भाषा का रूप, तो ये भी हमने कवर कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक है सिनेमा के बदलते रूप और भाषा में बदलाव।
अब सिनेमा के बदलते रूप और भाषा में बदलाव क्या है, इसे समझते हैं। अब इस टॉपिक को मैं जल्दी ही समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा आपको, ज़्यादा रीडिंग नहीं करूँगा, बस हाँ आप रीड कर सकते हैं इसको। देखो, जैसे कि 70 का दशक जब चल रहा था, 1970 का दशक, 1980 का दशक और 1990 का दशक, तो समय के अकॉर्डिंग सिनेमा में कई तरह के बदलाव देखे गए, डायलॉग्स में कई तरह के बदलाव देखे गए, भाषा में बदलाव आया। 70 के दशक की बात करें, जो भाषाएं मतलब फिल्मों में प्रयोग हो रही थी वो स्थानीय भाषाओं से प्रेरित थी। जो स्थानीय स्तर पर जिस अंदाज में किसी भाषा को बोला जाता था, डायलॉग को बोला जाता था स्थानीय लेवल पर, उसको अपनाया गया था फिल्मों में। जैसे कि जो शोले फिल्म थी, अमर अकबर एंथनी फिल्म थी, शतरंज जो फिल्म थी, शतरंज के खिलाड़ी जो फिल्म थी, अगर हम इनमें देखते हैं तो कई सारे जो डायलॉग हैं वो स्थानीय भाषाओं से प्रेरित थे। जैसे कि भोजपुरी का पुट एक डायलॉग था कि बहुत कटीली नचनियाँ हैं। तो ये जो डायलॉग है कटीली, ये क्या है, कटीली नचनियाँ, ये कैसे डायलॉग है, ये भोजपुरी के शब्द के रूप में यहाँ पर लिया गया था। तो हिंदी फिल्मों में ऐसे भाषा में बदलाव देखा गया। सरदार बहुत खुश होगा, ठीक है, शाबाशी देगा, धिक्कार है, ये जो जिस तरह से डायलॉग यूज़ किए जा रहे हैं ये भाषा को दर्शाते हैं कि स्थानीय भाषा का बोलबाला, प्रादेशिक भाषाओं का बोलबाला 1970 के दशक में हम देखते हैं। जैसे कि जेल में चक्की पीसिंग, पीसिंग एंड पीसिंग, जो शोले मूवी में यूज़ किया गया ये डायलॉग था। तो ये जो स्थानीय लेवल पे जो उस समय पर जो शब्द चल रहे थे उसी को जोड़ कर ही डायलॉग्स वगैरह बनाए गए थे। अब 80 के दशक आया तो 80 के दशक में अलग बदलाव आए, 90 के दशक में अलग बदलाव आए। तो समय के अकॉर्डिंग भाषा में बदलाव आया, डायलॉग में बदलाव आया है। 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी में आते आते मतलब जब 2000 की बात करें तो 2000 की बाद हम बात करें तो 21वीं सदी तक आते आते कथ्य और शिल्प बदल गया और एक तरफ हिंदी प्रदेशों की संस्कृति फिल्मों में आई, वहीं ओवरसीज़ दर्शकों को ध्यान में रखते हुए भाषा के नए प्रयोग भी दिखाई देने लगे। उनकी चर्चा आगे अभी करेंगे हम। तो देखो दोस्तों, 21वीं सदी की बात की जाए तो और भी ज़्यादा इसमें परिवर्तन आया। अब संस्कृति में भी बदलाव आ रहा था, भारत की संस्कृति में भी वेस्टर्न कल्चर हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा था, लैंग्वेज वगैरह में बदलाव आ रहा था। तो इसी तरह हिंदी की फिल्मों में भी बदलाव आया, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया है। ओवरसीज़ देश के बाहर भी कुछ दर्शक हैं तो उनको भी ध्यान में रखकर डायलॉग्स वगैरह का प्रयोग किया गया, भाषा का प्रयोग किया गया। तो अब ऐसे बदलाव आया। तो यहाँ पे हमने इसको भी कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है कि हिंदी भाषा के सवाल को लेकर बनी कुछ फिल्में और उनके सांस्कृतिक संदर्भ। अब इस टॉपिक में बात की जाएगी कि किस तरह से हिंदी भाषा के सवाल को लेकर जो फिल्में बनी हैं या जो संस्कृति संबंधित फिल्में हैं वो क्या दर्शाती हैं। तो कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जो हिंदी भाषा में लेकर कुछ या जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको लेकर कुछ सवाल करती हैं या कुछ संस्कृति को दर्शाती हैं। कई सारी फिल्में ऐसी हैं। तो ये वाला इस टॉपिक में हम ये सारी बातें करेंगे। देखो, आप पढ़कर जाओगे, जब एग्ज़ाम में बैठोगे क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा टॉपिक अजीब, इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो फिल्मों में यूँ तो भाषा का सवाल कभी केंद्र में था ही नहीं, भाषा केवल मुनाफे के लिए ही इस्तेमाल की जाती रही है। पर फिर भी कुछ फिल्में भाषा के सवाल को यदा-कदा यानी कि कभी-कभार केंद्र में रखती रही हैं। कभी उपहास के रूप में यानी कि कभी बुराई करने के रूप में, तो कभी गंभीरता से इस सवाल पर विचार किया गया। क्योंकि यहाँ हिंदी और सिनेमा के संबंध पर विचार किया जा रहा है तो इन फिल्मों पर केंद्रित रूप से विचार करना आवश्यक है। मतलब यह है कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हिंदी भाषा या भाषा को लेकर थोड़ा-सा भाषा के ऊपर विचार करते हुए बनाई गई हैं और इसीलिए हमें इसको समझना है। अब यहाँ पर कुछ फिल्में हैं, जैसे कि एक पुरानी फ़िल्म का यहाँ पे उदाहरण लिया गया है या बताया गया है। एक चुपके चुपके पुरानी फ़िल्म है, धर्मेंद्र जी की है। तो चुपके चुपके फ़िल्म के सहज हास्य से आप वाकिफ़ होंगे। यह फ़िल्म हल्के-फुल्के अंदाज में भाषा के विशुद्ध प्रयोग के अतिवादी रूप के प्रति सावधान करती है। मतलब ये जो फ़िल्म है ये सावधान करती है कि जो आप मतलब जो भाषा बोल रहे हैं उसे किस तरह से बोल रहे हैं, या आपकी भाषा का जो अतिवादी रूप है उसके प्रति यानी कि जो पुराना रूप है उसके प्रति ये सावधान करती है। धर्मेंद्र के इलाहाबादी ड्राइवर के रूप में जो धर्मेंद्र हैं वो इलाहाबादी ड्राइवर के रूप में यहाँ पे दिखाई देते हैं कि रूप में हिंदी के उच्चारण से परेशान जीजा जी की भूमिका ओम प्रकाश जी ने बेहतरीन तरीके से किरदार को निभाया है। ऋषिकेश मुखर्जी की यह फिल्म भाषा की कठिनाई, शुद्धता और अंग्रेजी की कमियों की तरफ एक सरल हास्य
के माध्यम से संकेत करती है। पर फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भाषा इतनी महान होती है कि उसका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। तो ध्यान से समझिए, ये जो फिल्म है इसका एक बहुत बड़ा संकेत यही है कि भाषा इतनी महान होती है कि उसका कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। मतलब आप उसमें डिबेट नहीं कर सकते कि हम इसको ऐसे नहीं तो ऐसे बोलें। धर्मेंद्र प्यारे मोहन की भूमिका में कहता है, का आ काका होता है, पर टू मतलब टू डू तो GO गु क्यों नहीं होता। इसी तरह मैं ऐसा वाहन चालक दे सकता हूँ। जैसे वाक्यों से बनती यह सशक्त फिल्म भाषा की क्षमता का संदेश देने में सफल रहती है। मतलब भाषा से संबंधित जो भी कमियां थी, या भाषा का अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में अगर हम चले जाएं, बहुत ज़्यादा पुराने शब्दों का प्रयोग करें, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है समाज पर या हमारे आम बोलचाल की लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई टॉपिक आपके उसमें आएगा कि भाषा को लेकर, हिंदी भाषा के सवाल को लेकर बनी कुछ फिल्मों से संबंधित कुछ बातें हमें बताइए, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप चुपके चुपके का एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी भाषा में। आप यहाँ पर अब बस आपको फिल्म का नाम याद हो, थोड़ी थोड़ी बातें याद होंगी, तब भी आप बनाकर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हिंदी मीडियम आप लोगों ने देखी होगी, कि जिसने नहीं देखी, जिसने देखी है प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हिंदी मीडियम अभी मूवी आई थी कुछ सालों पहले, तो इसी तरह हिंदी मीडियम फिल्म हिंदी भाषा के विद्यालयों में पढ़ने और अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने के दबाव से जूझते माता पिता की कशमकश को दर्शाती है। खुद अंग्रेजी में कमज़ोर होने से और हिंदी माध्यम विश्वविद्यालय में पढ़ने के कारण उनके मन में हिंदी माध्यम विश्वविद्यालय में पढ़ने के कारण उनके मन में हीन ग्रंथि की भावना है, जिसे दूर करने के लिए वे किसी भी तरह जोड़ तोड़ से बच्ची का दाखिला अंग्रेजी माध्यम से के विश्वविद्यालय में कराना चाहते हैं। ठीक है, विद्यालय में कराना चाहते हैं, स्कूल में कराना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था के साथ भाषिक हीनता बोध को सामने लाती है। यह फिल्म हमें अपनी मान्यताओं और गुलाम सोच पर पुनर्विचार के लिए बाध्य करती है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है हिंदी मीडियम की फिल्म का, जिसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि आज की अगर हम बात करें तो हमने किस तरह से हिंदी भाषा को एक सेकंड भाषा के रूप में, एक निम्न भाषा के रूप में मान लिया है इंग्लिश की तुलना में। जाहिर सी बात है, अब जब पढ़ाई की बात आती है तो हम इंग्लिश मीडियम अलग सा, मतलब हम इंग्लिश मीडियम के लिए अलग ही विचार रखते हैं, और मतलब इंग्लिश मीडियम को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो समाज में यही पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है इंग्लिश। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छे नहीं हैं गवर्नमेंट में। मैक्सिमम जो लैंग्वेज है स्कूलों की वो हिंदी ही है। गवर्नमेंट स्कूल में मीडियम तो दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक टीचर्स वगैरह हैं वो भी हिंदी में ही पढ़ाते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ाते। तो इंग्लिश बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को इसी कारण से नहीं भी भेजते। तो इस तरह हिंदी मीडियम की जो फिल्म है, तो ये हमें एक बहुत अच्छे रूप में हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है, जो एजुकेशन के सेक्टर में हमें दिखाई देती है, और हमारी सोच को भी ये दर्शाती है कि जो हमारी मान्यता है वो कैसी है। तो ये हमने अभी समझा। चुपके चुपके फिल्म का उदाहरण हमने देखा, हिंदी मीडियम से संबंधित फिल्म को हमने देखा, जो भाषा पर एक अलग ही कटाक्ष करती है। गोलमाल फिल्म में भाषा के कठिन प्रयोग की जगह सहज भाषिक प्रयोग की हिमायत दिखाई देती है। वहीं नमस्ते लंदन फिल्म में अक्षय कुमार भाषा को भारत की संस्कृति से जोड़कर पश्चिमी समाज, यानी कि वेस्टर्न जो यूरोप वगैरह है या अमेरिका वगैरह है, तो वह पश्चिमी समाज के सामने भाषा के महत्व को दिखाते हैं। अब वो क्या कहते हैं तो इसको समझिए। नमस्ते सर, अब ये अक्षय कुमार जी कह रहे हैं, तो नमस्ते सर, लंदन में वो ऐसा कह रहे हैं, नमस्ते सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। 5000 साल पुरानी सभ्यता के कारण हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी सभ्यता 5000 साल पहले शुरू हो गई थी। सभ्यता का मतलब होता है कि हम लोग जंगल छोड़कर, आदिवासी रूप छोड़कर 5000 साल पहले ही सभ्य जीवन जीना हमने शुरू कर दिया था, भारत ने शुरू कर दिया था। और उसका एक उदाहरण सबसे बड़ा है हड़प्पा सभ्यता, वही सबूत भी है। तो 5000 साल पहले पुरानी हमारी सभ्यता है और हम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग मतलब समझिए कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है, लेकिन तब भी हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, ऐसा यहाँ पर अर्जुन सिंह ने कहा। आपको मातृभाषा, आगे अर्जुन सिंह कह रहा है कि आपको मातृभाषा अंग्रेजी सबसे ज़्यादा, आपकी मातृभाषा, यहाँ पे लिखा है आपकी, ठीक है, किसी इंग्लिश पीपल से कह रहा है कि आपकी मातृभाषा अंग्रेजी सबसे ज़्यादा हमारे ही देश में
घसी जाती है, यानी कि बोली जाती है। सही से बोल नहीं पाते, घसना मतलब आधे अधूरे वर्ड्स में बोलते हैं मैक्सिमम लोग। और शायद आपको यह भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज़्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का मात्र बन जाता है मदर, भ्रात यानी कि भाई बन जाता है ब्रदर, और ज्यामिति बन जाता है ज्योमेट्री, और त्रिकोणमिति बनती है टिक्नोमेट्री। आपको ये जानना भी दिलचस्प होगा आपको यह जानना भी दिलचस्प होगा लगेगा कि हमारे यहाँ 21 भाषाओं में 5600 अखबार, 35,000 पत्रिकाएं अलग अलग भाषाओं में निकलते हैं, जिन्हें पढ़ने वालों की संख्या 120 करोड़ है। हालांकि अब जनसंख्या नंबर 1 है भारत की पूरे विश्व में, 142 करोड़ से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे उस समय की जनसंख्या को दर्शाया गया है। तो इस फिल्म में भी क्या है, इस फिल्म में भी भारत की संस्कृति को जोड़ा गया भाषा के साथ। ठीक है, एक हिंदी भाषा ने पूरी तरह यहाँ पे फिल्म में नमस्ते लंदन में हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा से भी जोड़ा गया और पूरे समाज को व्यक्त किया गया हिंदी में। तो ये हिंदी के महत्व को दर्शाता है, भारतीयों के महत्व को, भारत के इतिहास को दर्शाता है। तो कुछ फिल्में थी जो भाषा को के सवाल पर बनी थी, जिसको अभी हमने देखा। गोलमाल जैसी फिल्म का भी उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो ये ऐसी फिल्में हैं जो सरल शब्दों का जिन्होंने यूज़ किया है, आसान भाषा का प्रयोग किया है कठिन शब्दों की जगह। कई लोग कहते हैं कि हमारी हिंदी है तो हम पूरी हिंदी ही वर्ड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे फिल्मों में आसान भाषा को दर्शाने का भी प्रयास किया जाता है। यद्यपि हिंदी फिल्में व्यावसायिक लाभ के लिए बनाई जाती हैं, पर फिर भी हिंदी फिल्मों में भाषा के सवाल को लेकर लोगों को जागृत करने का प्रयास भी दिखाई देता है। कहने का मतलब है, नॉर्मली कहा जाए तो हिंदी की जो फिल्में हैं या जो फिल्में हैं वो पैसे के लिए बनाई जाती है, बिजनेस के लिए बनाई जाती है कि हमारी फिल्म कितना करोड़ कमाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें हिंदी फिल्मों की, तो एक उद्देश्य ये भी होता है कि लोगों को हिंदी भाषा के प्रति जागृत भी किया जाए। ठीक है, ये भी उद्देश्य होता है। तो हमने ये सारी बातें की, थोड़ा और बातें करेंगे आगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही रह गया है। हिंदी प्रदेशों की संस्कृति और बॉलीवुड ने सिर्फ हिंदी भाषा को ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हिंदी प्रदेशों की संस्कृति को भी फिल्मों में जगह दी। छोटे शहरों के दर्शकों के मन की अतिरिक्त लालसाओं यानी कि इच्छाओं और उनकी भाषाओं को फिल्मों में बखूबी दर्शाया जाता है। समसामयिक यानी कि जो समकालीन काल में कई नए चेहरे जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए, जो छोटे कस्बों और शहरों से आए थे। भारत का एक बड़ा ग्रामीण हिस्सा हिंदी के किसी न किसी रूप को जानता और समझता है। फिल्मों में ग्रामीण संस्कृति को दर्शाने में ग्रामों में प्रचलित हिंदी के विविध नमूने सहायता करते रहे हैं, जिससे दर्शक का सीधा संबंध उससे जुड़ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि जो बॉलीवुड है उसने ना केवल हिंदी भाषा को अपनाया है, बल्कि हिंदी भाषा से संबंधित जो संस्कृति है, जो अलग अलग जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, गाँव हैं, वहाँ पर जो संस्कृति है, वहाँ पर जो रहन सहन है, उसको भी इन फिल्मों में दर्शाया जाता है, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। जो राजकुमार राव वगैरह जो हीरो हैं, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो नॉर्मली जो हीरो हैं, वो कहाँ से आए? वो छोटे कस्बों से आए हैं। और इन छोटे कस्बों से आने का यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं इन तीनों की एक्टिंग में। वो एक्टिंग ये है कि इन तीनों की एक्टिंग में आप देखोगे ज़मीनी स्तर पर इनकी एक्टिंग की जाती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल हकीकत की ये एक्टिंग कर रहे हैं। अगर इनको थोड़ा गरीब का रोल भी दिया जाए, नॉर्मल लड़के का रोल दिया जाता है, तो काफ़ी सूट करता है इनके ऊपर। नॉर्मल आम इंसान का नॉर्मली अगर इनको रूप दिया जाता है फिल्मों में, तो वो काफ़ी सूट करता है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर से आए तो इनको काफ़ी अच्छे से माहौल पता है कि किस तरह से आम बोलचाल है। तो ये काफ़ी अच्छी ही बात है। और वैसे आपका इन तीनों में से कौन सा हीरो फेवरेट है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो राजकुमार राव अभी फ़िलहाल। तो वैसे आप अपना बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदी प्रदेशों की संस्कृतियों का भी अच्छे से भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, जो स्थानीय लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि देखो, जो हिंदी का प्रयोग है वो कहाँ-कहाँ होता है? हिंदी भाषा का प्रयोग भारत में मेनली बताओ कहाँ-कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, दिल्ली में हर तरह की हिंदी बोली जाती है, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली हटाओ 1 मिनट के लिए। हरियाणा में होता है, ठीक है? हरियाणा में होता है हिंदी का प्रयोग। बट कैसी हिंदी होती है? हरियाणवी हिंदी, ठीक है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में होता है,
बिहार में होता है हिंदी का भी प्रयोग, उत्तर प्रदेश में भी होता है। बट यहाँ पे जो हिंदी है दोस्तों, अलग अलग जो राज्य को मैंने नाम लिए, राजस्थान का भी हिंदी है, अलग अलग ये जो राज्य हैं, जो कुछ राज्य मैं भूल भी गया, तो यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन इन भाषाओं में भी अंतर है। कानपुर में हिंदी भाषा का अलग प्रयोग होता है, जैसे कि जॉली LLB में अगर हम देखें तो जो अक्षय कुमार है, जो वहाँ वकील बना है, उसने अलग तरीके से कानपुरिया तरीके से हिंदी का वहाँ पर प्रयोग किया है फिल्म में। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि एक उदाहरण फिल्म पिपली लाइफ से ले सकते हैं। भारत में किसानों की आत्महत्या एक दुखद प्रसंग रहा है, एक किसानों से संबंधित जो पीड़ा है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पे एक फिल्म है पिपली लाइफ। तो किसानों की पीड़ा को दर्शाती ये जो फिल्म है, हमें गोदान के होरी तक भी ले जाती है और वापस कुछ महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ तक भी ले जाती है, और पूरी यात्रा में बुंदेलखंडी हिंदी का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे कि इस फिल्म का गीत है महंगाई डायन खाई जात है। गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसके बोल अरे कद्दू की हो गई भरमार, ककड़ी कर गई हाहाकार। मतलब क्या है कि स्थानीय भाषा का, स्थानीय संस्कृति में किस तरह से भाषा को बोला जा रहा है, बोली में किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, उसका भी प्रयोग हम बॉलीवुड में देखते हैं, हिंदी सिनेमा में देखते हैं। और यही चीज़ थी, यही आपको समझाना था और आपने यहाँ पे समझ लिया। ये जो चैप्टर था दोस्तों, अलग अलग टॉपिक्स में कवर किया गया, इसके अलग अलग टॉपिक्स थे। अब ध्यान से समझिए, आपको सबसे बड़ा एक कार्य करना है, यहाँ पे काम करना है। अभी मैंने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम की वीडियो भी, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी वीडियो भी ऑलरेडी डाल दी है प्लेलिस्ट में। अगर नहीं भी मिलेगी तो एक दो दिन में, कुछ दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन को आप देखिए, किस तरह के क्वेश्चन इस पेपर से आए हैं आपके एग्ज़ाम में, इसको देखिए और समझिए, और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर से। मैं तो यही कहूँगा कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन नॉर्मली बनता ही बनता है। इस चैप्टर से नॉर्मली 3 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, 2-3 कन्फर्म क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं। और सामान्य बातें यहाँ पर लिखनी है आपको, जैसे कि हिंदी सिनेमा और हिंदी भाषा का संबंध कैसा रहा, तो यहाँ पर आपने जितनी भी बातें समझी वहाँ पर लिख के आ जाना। सारी चीज़ें रटना मत, जितना याद हो सके एक बार वीडियो देखने से, 2 बार 3 बार वीडियो देखकर जितना याद हो जाता है उतना ठीक है, इनफ होगा। कुछ बातें आप थोड़ा अगर रटना चाहो, थोड़ा कुछ कीवर्ड्स रट सकते हो, जैसे कि फिल्मों के नाम याद कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें तो समझने वाली नहीं ना, उन्हें याद करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें आप याद भी कर सकते हो जो कि आपको हेल्प करेंगी। तो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं ये आपकी मदद करेंगे, जैसे कि फिल्मों की शुरुआत और हिंदी भाषा का रूप कैसा था, गीतों से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ तक जितना भी पढ़ाया काफ़ी अच्छा था, इंपॉर्टेंट था और थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन काफ़ी ईजी वे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।